प्यारे छात्रगण, परीक्षार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षार्थी एवं परीक्षार्थी, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, अनुजा, आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आगे मैं आज रीतिकाल को, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को व्याख्यायित करने चल रहा हूँ, विशेषताओं सहित। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल दो भागों में बांटा गया, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीतिकाल एक ऐसा काल है जब चारों तरफ लड़ाइयाँ बंद हो चुकी थीं, भक्तिकाल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और आम जनता एकदम से सुखमय वातावरण व्यतीत कर रही थी। ऐसे में जो सामंत गण थे, दरबारी लोग थे, वे लड़ाइयाँ लगभग बंद हो चुकी थी और मुग़ल काल का प्रारंभ हो चुका था। 15वीं शताब्दी में यह कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका था। भारत हमारा लगभग छोटे छोटे राज्यों में न बट करके बृहत्तर शासन सल्तनत में आ चुका था। ऐसे में खाली बैठे ठाले जो दरबारी गण थे, सामंत गण थे, उन्हें कुछ न कुछ अपने विद्वता का या अपने मनोरंजन का या आमोद प्रमोद का साधन ढूंढना ही चाहिए था। और ऐसे में रीतिकाल की परंपरा हुई। इस काल में रीति शब्द काव्यशास्त्रीय परंपराओं का अर्थवाहक है। इसका तात्पर्य यह है कि रीति से तात्पर्य परंपरा, रीति रिवाज और चली आ रही परंपरा। तो रीति काल में शुरू से ही, आरंभ होते से लेकर अंत तक लगभग एक ही परंपरा का, वो परंपरा की विशेषता मैं आगे बता रहा हूँ, या संक्षिप्ततः जान लीजिए कि इस काल में चूँकि लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही, व्याकरण सम्मत ग्रंथ लिखे गए। केशवदास जी ने तो एक ही लाइन में रस छंद अलंकार का उदाहरण भी दे दिया और उसकी परिभाषा भी दे दी, यानी अपने पांडित्य प्रदर्शन की परंपरा बन गई। लक्षण नायिका प्रधान ग्रंथ लिखे जाने लगे और साथ ही साथ अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में अद्भुत नमूने काढ़े गए। ठीक है, जिससे ये परंपरा बन गई। इस काल में लगभग यह प्रवृत्ति बन गई कि श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाएंगी और लक्षण ग्रंथों का प्रणयन होगा, और साथ ही साथ कुछ भक्ति नीति परंपरा रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उनका आधिपत्य कम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक निश्चित किया है। परंतु किसी भी युग की प्रवृत्तियां न तो सहसा प्रादुर्भूत होती हैं और न ही सहसा समाप्त होती हैं। ये परंपराएं जो है लगभग भक्ति काल की अंतिम चरण में भी शुरू हो गई थीं। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए रीतिकाल की सीमाएं हमें सामान्य रूप में 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मान लेना चाहिए। अब उस समय की राजनीति, भाई हम कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब तक हम किसी साहित्य का अध्ययन करके उस तत्कालीन समाज के आईने को नहीं निहारेंगे, अवलोकन करेंगे, तब तक हमें उस काल की प्रवृत्तियों का और उस काल के साहित्य का पूर्णतः स्पर्श या ज्ञान हमें अधूरा नहीं रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में शाहजहाँ का शासन प्रारंभ हो चुका था और मुगल वंश में इस शाहजहाँ के शासनकाल को इतिहासकारों ने मुगल वंश का स्वर्ण युग कहा है, क्योंकि इस काल में मुगल सल्तनत, मुगल काल की स्थापत्य कला, नमूना और जो तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वह अधिक चरमोत्कर्ष पर थे। जैसे आगरे का किला भी बना, लाल किला बना, ताजमहल बना, ये सब शाहजहाँ के शासनकाल में बनी और शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वंश वैभव सीमा चरमोत्कर्ष पर रही।
जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि इतनी की कि उत्तर के भारत के अतिरिक्त दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तक राज्य फैल गया। और मैंने बताया कि रीतिकाल में लगभग लड़ाइयाँ बंद हो चुकी थीं, यदा कदा कभी कभार हो जाती थी। ऐसे में आम जनता केवल आराम फरमा रही थी। आम जनता अपने आम में लग गई थी, अपने आम काम काज में। लेकिन जो सामंत वर्ग था, जो दरबारी कवि थे, जो सेनापति लोग थे, लगभग आराम कर रहे थे। आराम के क्षणों में लगभग मनोरंजन के साधनों में विलासिता आ ही जाती है। ऐसे में रीतिकाल, राजनीतिक स्थिति भी रीतिकाल को जन्म देने में पूर्णतः सफल हुई। 1857 ईस्वी में देशव्यापी राजक्रांति के बाद अंग्रेजों का शासन भी स्थापित हो गया था। यानी सभी लोगों को पता है कि 1857 की क्रांति यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वह लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है। और अंग्रेज पूरी तरह से क्रांति को दमन करके और भारत को अपने अधिकार में ले लिए थे, तो इसलिए भी लड़ाइयाँ कम हो चुकी थी। ऐसे में भक्ति काल तक हिंदी काव्य प्रौढ़ता को पहुंच चुका था और भक्ति काल ने मैंने बताया कि भक्ति काल में ऐसे ऐसे मूर्धन्य महात्मा, संत, समाज सुधारक, आचार्य, गुरुदेव लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने भक्ति रूपी सरिता से संपूर्ण उत्तर भारत और अधिकतम दक्षिण भारत को अपने भक्ति की लहरों में समेट लिया था। ऐसे में जो है कि चारों तरफ लोग विद्वत कवियों का समाज उस पर उत्पन्न हो चुका था और सभी लोग इस शासन काल को अपने में समाहित करना चाहते थे और अपने आप को उसके अनुकूल बनाना चाहते थे। ऐसे में तमाम विद्वान, प्रकांड विद्वान और बहुमुखी प्रतिभा के कवि इस काल में उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पांडित्य प्रदर्शन ही जारी रखा। यहाँ की विशेषता में एक पंक्ति मिलती है एक कवि की कि आगे के सुकवि रीझें तो कविताई, वरना राधा कृष्ण सुमिरन को बहानो है। इतना चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था यह भक्ति काल कि जिस भक्ति काल के आराध्य देव राधा और कृष्ण थे, वही रीति काल में आते आते श्रृंगारिक नायिका हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस पंक्ति का कि अगर सुकवि, अच्छे कवि रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो हमारी कविता है, हमारा नाम होगा। नहीं तो हमने तो केवल राधा कृष्ण को सुमिरन का एक माध्यम तैयार किया है, कविता। ये परंपरा रही है। और इसी काल में यद्यपि भक्ति काल में श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी गईं, नीतिपरक भी रचनाएं लिखी गईं, भक्तिपरक भी रचनाएं लिखी गईं, लेकिन उसका आधार सिर्फ दास्य भाव ही था, सखा भाव था, दाम्पत्य प्रेम था। लेकिन रीति काल में आते आते यह टोटल श्रृंगारिकता और विलासिता का साधन बन गया। भक्तकालीन कवियों में सर्वप्रथम नंददास ने नायिका भेद पर रस मंजरी नाम की पुस्तक की रचना की। क्योंकि रीति काल में ये परंपरा थी कि नायिका भेद के लक्षण लिखे जाएं, तो नंददास ने नायिका भेद नामक ग्रंथ पर लक्षण पर एक रस मंजरी नामक रचना लिखी। और साथ ही साथ कुछ काव्यशास्त्रीय विवेचन के आधार पर भी जो संस्कृत कवियों ने श्रृंगार साहित्य को प्रस्तुत किया, उसको भी आधार मान करके कवियों ने तमाम रचनाएं रीतिकाल में लिखना शुरू कर दी। केशव दास की कवि प्रिया तो बस इसलिए लिखी गई कि एक राजा, उनके आश्रयदाता राजा की एक गणिका थी राय प्रवीण, उसको कविता सिखाने के लिए उन्होंने पूरा काव्य प्रिया ही लिख दिया। फिर रसिक प्रिया लिखा, रामचंद्रिका लिखा। यद्यपि रामचंद्रिका पूरी तरह से भक्तिपरक रचना है, बेजोड़ रचना है, इसका कोई सानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्टव्य इसमें आ गया है। क्योंकि यहाँ तक भी कहा जाता है कि आगे के अरे जो दे कविती विदाई तो पूछा केशव की कविताई, अथवा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। क्योंकि इनके काव्य की रचना और रचना का मर्म तथा उसका अर्थ समझ पाना आम जनता के परे था। विज्ञ जन ही इसका अर्थ निकाल पाए, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कह दिया गया। फिर भी इन्होंने जो लक्षण ग्रंथ और जो कविताएं
जो अपनी अनूठी रचना रीतिकाल को प्रदान किया, वह रीतिकाल समृद्ध हुआ और भारतीय साहित्य भी समृद्ध हुआ। हिंदी साहित्य के शब्दकोश में तमाम वृद्धियाँ हुईं। रीतिकाल भी अनूठा काल रहा है। यद्यपि श्रृंगारिकता थी, विलासिता की भावना अधिक देखी गई है, नायक नायिका भेद के लक्षण अधिक पाए जाते हैं, फिर भी यह साहित्य समृद्ध साहित्य माना जाता है। रीतिकाल को समझने के लिए हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध से तात्पर्य जो रीति की परंपरा को पूरी तरह से बंधे हुए थे, नियम का पालन करते थे, ऐसे कवि रीतिबद्ध परंपरा में आते थे। जो रीति सिद्ध थे अर्थात रीतिकाल में तो थे लेकिन कुछ अन्य रचनाएं भी रखते थे, उन्हें हम रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत रखे गए, कवियों को रखा गया। और जो रीति मुक्त थे अर्थात रीतिकाल में तो थे लेकिन सिर्फ लक्षण ग्रंथ ही नहीं, इससे हट करके अन्य परंपराओं का भी पालन किया, उनको रीति मुक्त कवियों में रखा गया। अब आइए हमें रीति मुक्त काव्य धारा, रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता था। मैंने बताया कि जो रीति से मुक्त थे, स्वच्छंद हो गए थे, रीति परंपरा का पालन ही नहीं करते थे बल्कि अपनी विवेक के आधार पर, अपनी विचार प्रधानता के आधार पर अन्य कविताएं भी लिखे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं इस काल में? अब हमें अंतिम चरण में चल रहे हैं आज के व्याख्यान में कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीति का निरूपण अर्थात इस काल में भाषा भूषण, जसवंत सिंह का भाषा भूषण, बंशीधर का अलंकार रत्नाकर और चिंतामणि, मतिराम भूषण देव, पद्माकर आदि ग्वाल कवि ऐसे थे जो रीति परंपरा का पालन किए। श्रृंगार रस की प्रधानता रही है इस काल में। इन सभी कवियों ने लगभग श्रृंगार रस को महत्वपूर्ण विषय माना। लगभग सभी लोगों ने श्रृंगारिकता पर विशेष बल दिया। श्रृंगारिकता के अतिरिक्त प्रकृति के उद्दीपन विभाव का चित्रण तथा साथ ही साथ तमाम प्रकृति वर्णन में प्रकृति को भी उद्दीपन रूप में चित्रण करके विभिन्न रूपों में इसे व्याख्यायित किया और साथ ही साथ नायक नायिका के संयोग और वियोग पक्ष का जो अद्भुत उदाहरण दिया वह अद्वितीय है। राज प्रशस्ति अर्थात आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। सनद्र है कि आदिकाल में भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती रही। जितने भी कवि रहे वे सेनापति भी थे और दरबारी कवि भी थे और जाहिर है कि उन्हें अपने आश्रयदाता राजाओं की राज प्रशस्ति के लिए, उनके चहेते नायक नायिकाओं की प्रशस्ति के लिए रचनाएं रची गईं। लेकिन भक्ति काल में सभी कवि लगभग स्वतंत्र हो गए। लेकिन रीति काल आते आते लड़ाइयाँ थम गईं, सांसारिकता बढ़ गई, विलासिता मनोरंजन के साधन अधिक होने के लिए तमाम कवि सम्मेलनों में भी ये श्रृंगार परक या यूँ कह लीजिए कि वासनात्मक परक कविताओं का बाहुल्य हो गया। ऐसे में सारे राजा अपने अपने दरबार में विद्वत कवियों और नवरत्नों को रखने की परंपरा चला दिए। ऐसे में सभी कवि अपने अपने राजा की प्रशंसा में तमाम कसीदे काढ़ने लगे। युद्ध वीरता लगभग समाप्त हो गई थी, केवल दान वीरता और वाक वीरता रह गई थी। भक्ति की प्रवृत्ति, यद्यपि कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने भक्ति परक ही रचनाएं रखीं रीतिकाल में, जैसे बिहारी स्वयं मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई जा तन की झाई पड़ें श्याम हरित दुति होई, अथवा और भी तमाम रचनाएं मिलती हैं जो भक्ति परक हैं, जिनका स्थायी भाव ईश्वर रति है और भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ती रही, लेकिन नीति भी रही। लेकिन फिर भी श्रृंगार रस को बिहारी जी ने भी प्रमुखता प्रदान की। ऐसे में भक्ति परक रचनाएं एक हाशिए पर रह गईं, लेकिन श्रृंगारिक रचनाएं मुख्यतः रहीं। नीति की प्रवृत्ति भी रही इस काल में, अर्थात अन्य उपदेश देने के लिए अपनी बातों को आने वाली पीढ़ी तक अक्षुण्ण रखने के लिए निरंतर जो है कुछ लोग नीतिपरक बातें भी लिखते रहे, जैसे बिहारी ने भी लिखा है तमाम रचनाएं।
जाप माला छापा तिलक सरे न एको काम, कांचे नाचे मन वृथा नाचे राचे श्याम। रीति काल का योगदान। अब आते हैं हम जिस तरह से भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं, उसी तरह से रीति काल को भी हिंदी शब्द साहित्य की अनुपम देन कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। निश्चय ही इन श्रृंगारी और महापांडित्य कवियों ने अपनी पांडित्य प्रदर्शन से, अपनी गूढ़तम रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और शब्द संपदा में भी वृद्धि हुई। और साथ ही साथ इस रीति काल ने हिंदी साहित्य को और हिंदी के इतिहास में, साहित्यिक इतिहास में भी प्रचंड पांडित्यपूर्ण कवियों का अवतरण कराया या कवियों को प्रदान किया। इस प्रकार रीति काल निश्चय ही साहित्य की संपदा को वृद्धि में, साहित्य कोश की वृद्धि में, डिक्शनरी की वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही साथ मानवीय संवेदनाओं के नव अस्थायी भाव को प्रमुखता और प्रतिसिद्धता प्रदान करने के लिए यह श्रृंगार काल या रीति काल युगों युगों तक जाना जाएगा। इसे कई नामों से भी जाना जाता है। रीति काल, श्रृंगार काल, सामंत दरबारी काल भी नाम दिया गया है। इस प्रकार अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। धन्यवाद। आज का इतना ही। शेष आधुनिक काल को भी जल्दी ही समाप्त करके मैं कुछ व्याकरण सम्मत प्रश्नों पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। आप लोगों का सहयोग अगर बढ़ता रहा तो निश्चय ही हमारा भी उत्साह रहेगा। निवेदन है और स्नेह भी है कि आप लोग अगर इसे संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब करते चलें और लाइक करते चलें। हमारा भी उत्साहवर्धन हो तो मैं व्याकरण और साथ ही साथ संस्कृत का भी व्याकरण शुरू करने के लिए प्रयासरत हूँ। आगे आपका स्नेह। धन्यवाद।